आप सभी का स्वागत है होम एंड मच मोर में। मैं आपके लिए होम एंड किचन टिप्स लाती ही रहती हूँ और आज का वीडियो भी किचन या होम टिप्स पर ही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बारिश के मौसम में बिस्किट्स, मूंगफली या फिर सिमिलर ड्राई स्नैक बहुत जल्दी सिल जाते हैं और ये नरम पड़ जाते हैं और नरम पड़ने के बाद ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो बिना ज़्यादा मेहनत किए आप इन्हें वापस से क्रिस्पी कैसे कर सकते हैं। अब जैसे कि ये बिस्किट है, फिलहाल ये सॉफ्ट है, मैं आपको स्क्रीन पर शायद ज़्यादा ये चीज़ दिखा ना पाऊँ। ये बिस्किट थोड़े से नरम हो गए हैं, इनमें वो करारापन, क्रिस्पनेस नहीं है जैसी इनमें होती है। साथ ही में मेरे पास ये मूंगफली और इसमें भी एक हल्की सी सीलन आ गई है। क्रिस्पी है ये पर उतने अच्छे नहीं है जितने होने चाहिए। तो इनके लिए हम क्या कर सकते हैं मैं आगे आपको बताऊंगी। इन्हें आप माइक्रोवेव कर सकते हैं। तो किसी भी माइक्रोवेव सेफ बर्तन में इन्हें डाल लें। मेरा ये जार ही माइक्रोवेव सेफ है और जैसे ये बिस्किट है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, 30 सेकेंड्स में माइक्रोवेव कर रही हूँ। 30 सेकेंड्स के बाद आपको लगेगा कि बिस्किट और नरम हो गए हैं, इन्हें आप ठंडा होने दें। ध्यान रहे कि बिस्किट्स के बीच में गैप हो। सेम वे आप मूंगफली को भी आधे से 1 मिनट के लिए, ज़्यादा क्वांटिटी है तो 1 से 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लें। मूंगफली और बिस्किट दोनों को आप ठंडा होने दें। गरम में चेक करेंगे तो आपको नरम लगेंगे, लेकिन ठंडा होने दें, ये वापस से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो इस तरह से सीले हुए बिस्किट्स, मूंगफली में भी कोई दाल हो, स्नैक हो, नमकीन हो, उन्हें आप माइक्रोवेव कर सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो ज़रूर इस टिप को ट्राई करके देखें। कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक मिल्क फ्रॉथर दिखाया था, तो आप में से कुछ लोगों ने कहा कि इसका एक सस्ता ऑल्टरनेटिव मैं दिखाऊं। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ एकदम बेसिक सा, सिंपल सा मिल्क फ्रॉथर, जिसे यूज़ करके आप ना केवल कॉफ़ी, हॉट चॉकलेट भी बना सकते हैं। तो जो आपकी हॉट चॉकलेट की रेसिपी है उसे फॉलो करें। अगर आप इस बेसिक मिल्क फ्रॉथर को सीधे हॉट चॉकलेट पर यूज़ करेंगे तो इतना फ्रॉथ नहीं आएगा। इंस्टेंट कॉफ़ी पर फिर भी थोड़ा बेटर आ जाएगा, पर हॉट चॉकलेट पर इतना नहीं आएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आपका हॉट चॉकलेट है उसे पहले बनाकर अपने मग में पोर कर लें। उसके बाद एक दूसरे मग या फिर कप में आप गर्म दूध लें और उसमें फ्रॉथ बनाएं। दूध में आपको फ्रॉथ ज़्यादा बेटर मिल जाएगा। टोन्ड अगर आप दूध यूज़ करेंगे जो पैकेट में आता है, या फिर पास्चराइज्ड, या फिर लो फैट, फुल फैट नहीं, ज़्यादा मलाई वाला नहीं, तो और अच्छा फ्रॉथ आएगा। तो दूसरे बर्तन में आप फ्रॉथ बनाएं और उसके ऊपर से चम्मच से आप फ्रॉथ अपने हॉट चॉकलेट के ऊपर डाल दें। तो ये आप एक जुगाड़ कर सकते हैं अगर आप एक बेसिक सा सस्ता वाला मिल्क फ्रॉथर यूज़ कर रहे हैं। तो मैं हॉट चॉकलेट को डायरेक्टली भी थोड़ा सा फ्रॉथ कर रही हूँ, पर आप देख सकते हैं कि बबल्स बड़े बड़े हैं। बबल्स एकदम छोटे, अच्छी डेंसिटी के नहीं हैं। बड़े बबल्स बहुत जल्दी बैठ जाते हैं, तो इसलिए डायरेक्टली इसमें इतना फ्रॉथ नहीं आ रहा है। तो अलग से दूध को फ्रॉथ करें और फिर वो आप अपने हॉट चॉकलेट में या फिर कॉफ़ी में भी, आपके लिए ये दिक्कत आ रही है तो कॉफ़ी में भी आप ऐसा कर सकते हैं। बस ऊपर से फ्रॉथ लगाएं और इमीडिएटली इसे सर्व करें। ऊपर से आप चाहें तो थोड़ी सी कोको पाउडर स्प्रिंकल कर सकते हैं। आजकल खाना पकाने के बर्तनों के साथ इस तरह के ढक्कन आते हैं। इन्हें ऑर्गेनाइज करने की कुछ टिप्स मैंने पहले शेयर की है, पर अगर आपको कोई बड़ी बास्केट या फिर कोई लिड ऑर्गेनाइजर यूज़ नहीं करना है, कम जगह में कम लिड्स को स्टोर करना है, तो ये जो फ्रिज का बॉक्स आता है आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है नॉर्मल बास्केट्स के मुकाबले, तो इनके अंदर ये ढक्कन आराम से टिक जाते हैं। तो 3 से 4 ढक्कन आपके साइज़ के हिसाब से इसमें आ जाएंगे और फिर इस बास्केट को ऐसे के ऐसे ही आप अपनी ट्रॉली के अंदर रख सकते हैं। तो छोटी सी जगह में कम चीज़ों को यूज़ करके आप इन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बारिश के मौसम में या फिर बाकी मौसम में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि शू रैक में से एक अजीब सी डैम्प सी स्मेल आ रही है। तो नैप्थलीन बॉल्स तो हम रखते ही हैं, पर अगर आपको स्पेशली बारिश के मौसम में इनमें अच्छी खुशबू चाहिए तो आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। तो जो भी आपका शू रैक है उसमें आपको एक चीज़ करनी है, यह है इसेंशियल ऑयल। अलग अलग तरह के आते हैं, ये लैवेंडर वाला मैंने पहले भी यूज़ किया है। आप इसे अपने फोरहेड पर लगा सकते हैं, सोते समय लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्लेजेंट फील होता है। इसी इसेंशियल ऑयल को आप यहाँ पर कॉटन पर लगाएं। यही इसेंशियल ऑयल अरोमा डिफ्यूज़र पर भी यूज़ होते हैं, तो अगर आपके पास ऑलरेडी है आप वही यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी अच्छी खुशबू वाला इसेंशियल ऑयल ले और कॉटन पर लगा ले इस तरह से, और इमीडिएटली आप इसे अपने शू रैक में रख दें।
क्योंकि ये तेल कुछ समय में उड़ जाता है, तो इसे बाहर ज़्यादा देर ना रखें, सीधे अपने शू रैक में रखें। इससे शू रैक में एक अच्छी खुशबू आ जाएगी। तेल थोड़ा सा इसका उड़ गया तो आप वापस से इस पर लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट टिप है सैंडविचेस या फिर टोस्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं एक पॉपअप टोस्टर यूज़ कर रही हूँ, पर हो सकता है कि आप जो भी टोस्ट कर रहे हैं वो आपके तवे पर हो या फिर आपने सैंडविच बनाया हो। क्या आपने नोटिस किया है कि सैंडविच बनाने के बाद या ब्रेड सेकने के बाद सीधे आप प्लेट में रखें तो वो गीले हो जाते हैं? तो उसकी जगह आप एक चलनी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपका सैंडविच है या फिर टोस्टेड ब्रेड है, उसे आप किसी भी चलनी पर रख दें। चलनी तो किचन में होती ही है। ये ब्रेड है, अभी भी गर्म है, इसे मैं रख रही हूँ सीधे एक प्लेट पर। तो गरम गरम आप ब्रेड को, टोस्टेड ब्रेड को प्लेट पर रख देंगे तो नीचे की तरफ पसीना सा आ जाता है, पानी निकल जाता है और ब्रेड सॉफ्ट हो जाती है। लेकिन आप इसे थोड़ी देर, थोड़ा ठंडा होने तक किसी जाली या फिर मैश पर रख देंगे तो ये क्रिस्पी ही रहती है, जैसे कि ये वाली ब्रेड। आजकल बच्चों की मल्टीपल बैग्स होती है, स्कूल की, ट्यूशन की। आपके पास अगर ऐसी बैग्स है या फिर एक्स्ट्रा बैग्स हैं तो आप उन्हें बच्चे के वार्डरोब में ही इस तरह से हैंगर पर टांग सकते हैं। अगर बैग्स खाली है या फिर ज़्यादा हैवी नहीं है तो आप आराम से इसे कपड़े वाली जगह पर ही लगा सकते हैं। बस जो पीछे वाले स्ट्रैप्स हैं उनके बीच में आप हैंगर को लगाएं इस तरह से, और फिर आप इस हैंगर को ही रॉड पर टांग सकते हैं वार्डरोब के अंदर ही। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा बैग्स हैं या फिर रोज की बैग है लेकिन लाइट वेट है, वो ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी। अगर आप मेरे कुकिंग ब्लॉग्स फॉलो करते आए हैं तो आपको ये टिप शायद पता हो, पर मैंने सोचा कि अलग से टिप में इसे इंक्लूड किया जाए जिन लोगों ने कुकिंग ब्लॉग मिस किया हो। तो ये है ज्वार का आटा, जो मैं माइक्रोवेव कर रही हूँ 1 से 2 मिनट के लिए। इसे आप गैस में पैन पर या फिर तवे पर सेक सकते हैं। तो बच्चों के लिए जो भी आप कटलेट बना रहे हैं या फिर घर पर भी इन जनरल जो आप कटलेट्स बनाते हैं, तो उसमें बाइंडिंग के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ज्वार का आटा हेल्दी होता है, क्रिस्पनेस भी ऐड करता है, साथ में ये मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपके जो कटलेट्स हैं या फिर सिमिलर प्रिपरेशंस हैं, उसमें बहुत अच्छे से ये बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। ना केवल बाइंडिंग के लिए, जो कोटिंग है उसके लिए भी आप कॉर्नफ्लावर या मैदे की जगह इसी आटे को यूज़ कर सकते हैं। तो इस एक आटे से ही आपके दोनों काम हो जाएंगे। बहुत ही कम आटे में काफ़ी ज़्यादा बैटर बन जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा आटा लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कटलेट्स को आप जैसे कॉर्नफ्लावर मैदे में कोट करते हैं, पहले आप इस घोल में कोट करें और उसके ऊपर आप, जैसे मैं कॉर्नफ्लेक्स लगा रही हूँ, आप कॉर्नफ्लेक्स लगा सकते हैं या फिर ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं। आप इस तरह से बनाए हुए कटलेट्स को या तो शैलो फ्राई कर सकते हैं या फिर ओवन में बेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं 200 डिग्री सेल्सियस पर इन्हें 15 से 20 मिनट बेक करूंगी। आई होप ये टिप्स आपके लिए यूजफुल रही होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और होम एंड मच मोर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।